रीजनिंग आपके एग्जाम का एक ऐसा सेक्शन है जो कि आपको 20 मिनट्स के अंदर 35 मार्क्स 100% दिला सकता है, जो कि आपके क्वांट से डेफिनेटली ज़्यादा स्कोर लाने में हेल्प करेगा। क्वांट में अगर आप लोग थोड़े बहुत वीक हो तो वहाँ पे आपको ओवरकम करने में हेल्प करेगा, प्रोवाइडेड अगर आप कंसेप्चुअली सही हो और आप क्वेश्चन सॉल्व करने के सही टेक्निक्स जानते हो। तो आज इस हम लेक्चर में ये जानेंगे कि IBPS क्लर्क प्रीलिम्स रीजनिंग के लिए कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उसके लिए बेसिक कंसेप्ट्स जिससे आपकी एक्यूरेसी और आपकी स्पीड दोनों मेंटेन रहे, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ये सेशन एक बुलेट सेशन होने वाला है जिसमें हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्विक रिवाइज करेंगे विथ राइट अप्रोच और क्वेश्चन सॉल्व करने का एग्जैक्ट सही तरीका, जिससे आपकी एक्यूरेसी भी मेंटेन रहे और आपकी स्पीड भी अच्छी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट सबसे पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है, देखो कि आपके IBPS क्लर्क प्रीलिम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, सबसे पहले इनइक्वालिटी के ऊपर आपको 4 क्वेश्चंस आएंगे, देन सिलोजिज्म के ऊपर डेफिनेटली 3 क्वेश्चंस आएंगे, नंबर सीरीज बेस्ड। ओके, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा है तो आपको समझ में आएगा, नंबर सीरीज बेस्ड आपको 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन ब्लड रिलेशन, ये एक अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां पे कंफ्यूजन होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, वो कैसे सही तरीके से सॉल्व करना है वो भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देन आपको वर्ड फॉर्मेशन के ऊपर और वर्ड पेयर के ऊपर एक एक मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसे मैं मानता हूं अगर आप सही से सॉल्व करो तो हार्डली 5 to 10 सेकेंड्स में आंसर आना चाहिए। ये इन अ वे रीजनिंग में आपके लिए बोनस है ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है सही तरीके से वो हम देखेंगे। एंड फाइनली, जैसे हम सब जानते हैं, पजल्स, ये एक एग्जाम का बहुत हेवी वेटेज वाला पार्ट है रीजनिंग में पर्टिकुलरली। इसमें आपको लास्ट ईयर में आपको पूछा गया थे स्क्वायर अरेंजमेंट, ओके, देन रैंकिंग पजल एंड बॉक्स, बेसिकली 3 तरीके के पूछे गए थे। एंड फोर्थ जो था वो आपका अनसर्टेनिटी बेस्ड था। तो ऐसे टोटल 19 मार्क आउट ऑफ 35 सिंपली सिर्फ और सिर्फ पजल से आए थे। तो उसे कैसे सॉल्व करना है ये भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो हमारे फर्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, इनइक्वालिटी। देखो ध्यान से देखो, इनइक्वालिटी को मैंने सिर्फ 4 कंसेप्ट में सेग्रीगेट किया है। इन 4 कंसेप्ट्स को अगर आप अच्छे से समझ जाओ तो इनइक्वालिटी के ऊपर IBPS क्लर्क की प्रीलिम्स में आने वाले सारे के सारे क्वेश्चंस आप 100% एक्यूरेसी के साथ, एंड मुझे लगता है कि 4 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम 1 मिनट आपको काफी होगा। ओके, सबसे पहले ये जो फर्स्ट कंडीशन है इसे हम समझते हैं A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। ओके, देखो A इज ग्रेटर देन B एंड B इज ग्रेटर देन C, तो इसके पॉसिबल कंक्लूजन्स क्या क्या निकल सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कंक्लूजन इसका निकलेगा A ग्रेटर देन B, राइट, ऑब्वियसली दिया हुआ है ना, एंड A ग्रेटर देन C, ये 2 पार्ट है यहाँ पे। ओके, A ग्रेटर देन B आपको दिया हुआ है, उसी से डिराइव करके आपको A ग्रेटर देन C ये वाला पार्ट दिखाई देगा। ओके, नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं, सेकंड अपनी जो कंडीशन है उसकी तरफ चलते हैं। यहां पे दिया गया है आपको A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन और इक्वल टू C। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो आपको ये बताया गया है कि A डेफिनेटली ग्रेटर देन B है। ओके, A 100% ग्रेटर देन B है और B ग्रेटर देन और इक्वल टू C है, B शायद C से ग्रेटर है या फिर इक्वल है। ओके, तो इस कंडीशन में भी आपका A 100% ग्रेटर देन C होगा, मान के चलो आप, क्योंकि अगर B और C इक्वल भी हो जाए तब भी A B से ग्रेटर ही है, राइट। तो ये अब ये वाला पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। थर्ड कंडीशन जहां पे मैं मानता हूं कि यूजुअली लोग कंफ्यूज होते हैं, इसे भी हम समझेंगे क्या क्या हो सकता है। A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A ग्रेटर देन और इक्वल टू B ग्रेटर देन और इक्वल टू C, इस पर्टिकुलर कंडीशन को ध्यान से समझो। यहाँ पे दोनों जगह पे पॉसिबिलिटीज है ना, कोई भी एग्जैक्ट रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो आपका आंसर भी एग्जैक्ट नहीं आएगा एग्जैक्ट आंसर। यहां पे आपका आंसर एक तो बन सकता है A ग्रेटर देन और इक्वल टू C, A ग्रेटर देन और इक्वल टू C ये सही है, या फिर अगर ऑप्शन आपको इस तरीके से दिया है कि A ग्रेटर देन C और A इक्वल टू C, तो आप यहां पे मार्क करोगे आइदर वन ऑफ दीज। ओके, एंड फाइनली ये वाली जो कंडीशन है आपकी A ग्रेटर देन B लेस देन C। ओके, ये आपको आंख मूंद के चलना है कि ऐसे अगर इस तरीके से सिंबल आ जाए कि ये इस तरफ मुंह करके बैठा है, ये इस तरफ मुंह करके बैठा है, बेचारे रूठे हुए हैं, तो A और C में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। ओके, नो रिलेशन।
यहाँ पे कुछ भी रिलेशन नहीं बनेगा। आप कमेंट ही नहीं कर सकते कि ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन सी है, लेस देन सी है, कुछ नहीं कह सकते क्योंकि एग्जैक्ट रिलेशन हमें नहीं पता है। ओके, इन 4 कंसेप्ट्स के बाहर पर्टिकुलरली आईबीपीएस क्लर्क की प्रीलिम्स में आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो इन 4 कंडीशंस को आप अच्छे से समझिए, और इन 4 कंडीशंस के इन वे एक ब्रेन टीजर की तरह मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है। ये वाला क्वेश्चन मैं चाहूंगा आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझे। स्टेटमेंट कहता है ए नॉट ग्रेटर देन ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ये वाला स्टेटमेंट है। और यहाँ पे 2 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। ओके, तो इनमें से कौन से कंक्लूजन, ये फर्स्ट क्वेश्चन अलग है, ये सेकंड क्वेश्चन अलग है, इन दोनों में से कौन से कंक्लूजन्स फॉलो करते हैं उसका आंसर आपको देना है। वीडियो के एंड में मैं आप सबको उसका सही आंसर क्या है बताऊंगा विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, लेकिन मैं कहूंगा अभी के लिए वीडियो पॉज कीजिए और इसका सही आंसर ढूंढिए। मैं मानता हूं अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे तो इनइक्वालिटी में आप मान के चलो 100% एक्यूरेसी के साथ आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, प्रोवाइडेड अगर ये क्वेश्चन आप आंसर कर पाते हो। ओके, सो पॉज द वीडियो, क्वेश्चन का आंसर करो, एंड वीडियो के एंड में मैं आपको इसका आंसर डेफिनेटली बताऊंगा। तो आगे सिलोजिज्म की ओर चलते हैं। सिलोजिज्म एक और अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको रीजनिंग में पूछा जाता है प्रीलिम्स में। आज का लेक्चर पर्टिकुलरली मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए रखा है जिनकी आईबीपीएस क्लर्क की प्रीलिम्स आने वाली है, तो मैं सिलोजिज्म के बाकी कंसेप्ट्स अभी के लिए नहीं बताऊंगा आपको, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, आपकी जो ये अपकमिंग एग्जाम है क्लरिकल में, उसके लिए ये 3 कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ जाए तो आपका प्रीलिम्स आराम से निकल जाएगा। फर्स्ट वन इज ऑल ए आर बी। ओके, इसे वेन डायग्राम में बनाते वक्त आप कैसे बना सकते हो, 2 तरीके से बनाया जा सकता है। ऑल ए आर बी, ओके, ए का जो सेक्शन है वो पूरी तरीके से बी के अंदर आ रहा है, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा, मैं इसे ऐसे भी बना सकता हूं कि ऑल ए आर एग्जैक्टली इक्वल टू बी। ओके, ऑल ए आर बी, ये इन 2 तरीके से बन सकता है डायग्राम। उसके ऊपर मान के चलो अगर आपको पूछा गया कि स्टेटमेंट आपको है कि सम बी आर ए, सम बी आर ए, तो ये इस डायग्राम में डेफिनेटली फॉलो होता है, राइट, इस डायग्राम में भी डेफिनेटली फॉलो होता है ना। तो यहां पे फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही होगा। दूसरा स्टेटमेंट मैं आपको कहता हूं कि ऑल बी आर ए, सारे के सारे बी ए है। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, इस डायग्राम में तो आप कहोगे कि ऑल बी आर ए डेफिनेटली आपका सही है, फर्स्ट वाली डायग्राम में नहीं, है ना, क्योंकि ए का सेक्शन और बी के सेक्शन में अनकॉमन पार्ट है। इतनी सी बात आपको जाननी है। ऑल ए आर बी के बारे में ये 2 डायग्राम बन सकते हैं, एक तो जिसमें ए बी के सर्कल के अंदर आता है और दूसरा वाला ए और बी ओवरलैपिंग सर्कल है, एक ही सर्कल है। ओके, इसके बाहर आपको इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से कुछ नहीं आएगा। सम ए आर बी, सेकेंड स्टेटमेंट हमारा, सम ए आर बी। ओके, ए का कुछ पार्ट है जो कि बी है ना। इससे आपको क्या क्या पूछा जा सकता है, इससे आपको यह पूछा जा सकता है कि सम बी आर ए, ओके, सम बी आर ए, क्या ये सही है? एब्सोल्युटली यस। ओके, क्योंकि ए और बी में कुछ पोर्शन है, ए के कुछ सेक्शन बी के साथ कॉमन है, तो ऑब्वियसली बी के सेक्शन कुछ ए के साथ कॉमन होंगे ही होंगे, राइट। नेक्स्ट और फाइनल जो कि मैं मानता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, नो ए आर बी। ओके, ए और बी में कुछ भी सेक्शन कॉमन नहीं है। ओके, और इसी को लिंक करते हुए अगर आपको एक और स्टेटमेंट बता दिया जाए कि ऑल सी आर बी, सारे के सारे सी बी के अंदर आते हैं, तो मुझे एक बात बताओ, सम ए आर सी, क्या ये होने की संभावना है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ए और बी में ही कुछ कॉमन नहीं है, तो सी के साथ कैसा हो सकता है, राइट। तो ये वाला पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपको इस पार्ट के लिए, इस तरह के स्टेटमेंट के लिए आपको जानना पड़ेगा। एंड फाइनल एंड गोल्डन रूल ऑफ सिलोजिज्म, देखो अब ये नो वाला पार्ट हम थोड़ा सा स्किप कर देते हैं ना, ये थोड़ा सा हटा दो, अभी इसके ऊपर डिस्कस करते हैं हम। सेकंड कंडीशन आपको समझने में आसानी होगी। यहां पे ध्यान से देखो, सम ए आर बी आपको कहा गया है। ओके, कुछ ए का पार्ट है जो कि बी के साथ कॉमन आता है। ओके, मैं आपको अगर कहूं कि सम बी आर नॉट ए, ओके, सम बी आर नॉट ए, तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगा? थिंक अबाउट इट। ओके,
इसका आंसर है कि ये स्टेटमेंट फॉलो नहीं करेगा। ध्यान से सुनिए मेरी बात, अगर आपको जो सिलोजिज्म में बेसिक 3 स्टेटमेंट दिए जाते हैं, 3 2 जो भी दिए जाएंगे, उसमें अगर नो, नॉट ऐसा वर्ड नहीं है तो आपके कंक्लूजन में भी नॉट वर्ड नहीं आ सकता है। ओके, अगर स्टेटमेंट में निगेटिव वर्ड नहीं है तो कंक्लूजन में भी निगेटिव वर्ड, निगेटिव पॉसिबिलिटी हम एंटरटेन नहीं करेंगे। ये गोल्डन रूल है। अगर आपको स्टेटमेंट सारे के सारे पॉजिटिव फॉर्मेट में है और कंक्लूजन में एक भी निगेटिव दिख रहा है तो उसको हटा के बाकी के सारे कंक्लूजन्स को आप टैली करो, इजीएस्ट वे। ओके, ये गोल्डन रूल है सिलोजिज्म का। इतनी सी बात अगर आप समझ जाओगे तो सिलोजिज्म आपको आसानी से आएगा। 3 पार्ट्स में ही सिलोजिज्म आपको पर्टिकुलरली इस प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, ऑल ARB, सम ARB एंड नो ARB। इसके बाहर प्रीलिम्स में कुछ नहीं आएगा। इसको ध्यान से समझिए, ये वाला पार्ट कर लोगे आपका सिलोजिज्म आराम से निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज नंबर सीरीज बेस्ड। ओके, ध्यान से समझो, ये वाला पार्ट एक ऐसा है जिसमें राइट, लेफ्ट, किसका राइट, किधर से लेफ्ट, ये सारे क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। कुछ वर्ड्स है, कीवर्ड्स जो मैंने आपके लिए यहाँ पे मेंशन किए, इतना पार्ट अगर आप समझ लोगे तो आपको राइट लेफ्ट जाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चंस में। ओके, सो पर्टिकुलरली 3 वर्ड के ऊपर ये पूरा का पूरा गेम है, फ्रॉम, टू एंड ऑफ। ओके, ध्यान दो, अगर फ्रॉम द लेफ्ट कहा जाए आपको या फिर फ्रॉम द राइट कहा जाए, फ्रॉम वर्ड अगर आता है तो आपके सामने स्क्रीन है, आप अपनी लेफ्ट साइड पे पकड़ोगे और वहां से अपना जर्नी चालू कर दोगे। ओके, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अपना जर्नी चालू कर दोगे। समझ में आ रहा है? अपने हिसाब से। ओके, टू द लेफ्ट, अगर टू द लेफ्ट कहा जाए तो आप किसके लेफ्ट में चले जाओगे? खुद के। ओके, स्क्रीन आपके सामने है, जैसे मान के चलो ये आर मैंने वर्ड लिखा है। ओके, टू द लेफ्ट ऑफ आर अगर मुझे जाना है तो मैं कहां जाऊंगा? इस साइड पे। समझ रहे हो? ये मेरी लेफ्ट साइड है, इस साइड पे मैं चला जाऊंगा। स्क्रीन आपके सामने है, लेफ्ट साइड में आपको जाना है। देन ऑफ द लेफ्ट या फिर ऑफ द राइट कहा जाए, यही आर वर्ड है, आर के ऑफ द लेफ्ट ऑफ आर अगर ऐसा कहा जाए तो आर मैं मानूंगा मेरी तरफ फेसिंग है और आर की लेफ्ट साइड क्या होगी फिर? ये वाली साइड। ओके, इन 3 वर्ड्स के ऊपर ही सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बेस्ड होंगे। इतने 3 वर्ड्स आप अच्छे से समझ लो, इस पर्टिकुलर सेक्शन में ज़्यादा आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। इस सेक्शन के हम क्वेश्चन भी मिलके सॉल्व करेंगे ताकि आपको और क्लैरिटी में दे सकूँ इन सारे वर्ड्स को लेके। ओके, सो ये क्वेश्चन मैंने एज इट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो मेमोरी बेस्ड आता है उससे मैंने लिया है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट विल बी 6th टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट विल बी 6th टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ओके, सो सबसे पहले 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड आपको देखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये 10th हो गया है ना। एंड आपको कहा गया है विच लेटर विल बी 6th टू द लेफ्ट। ओके, तो टू द लेफ्ट मतलब किसका लेफ्ट? इधर से लेफ्ट। समझ रहे हो? टू द लेफ्ट है मतलब आपका लेफ्ट, आपका लेफ्ट जाना है। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, तो आपका सही आंसर आएगा यहाँ पे 7। ओके, इसे सॉल्व करने का एक और तरीका है जिसे अगर आप अच्छे से समझो तो वहाँ पे भी आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच सकता है। ओके, यहाँ पे अगर पर्टिकुलरली देखें, आप 10th लेटर देख रहे हो फ्रॉम दी लेफ्ट। ओके, और टू दी लेफ्ट जाना है मतलब आपको फिर से 6 डिजिट्स पीछे जाना है, तो यहाँ पे मैं सीधा कर दूंगा 10 - 6 4th डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ये वाला मेरा आंसर बन जाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि मैं टू द लेफ्ट जा रहा हूं। ओके, तो यहाँ पे माइनस आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाउ मेनी टूज आर देयर। ओके, हाउ मेनी टूज आर देयर इन द सीरीज विच आर फॉलोड बाय अ नंबर ग्रेटर देन 5। ऐसे कितने 2 है, ऐसे कितने 2 नंबर है जो कि ग्रेटर देन 5 नंबर उनके बाद में आता है ना, फॉलोड बाय नंबर ग्रेटर देन 5। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आते हैं तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं कहूँगा एक छोटा सा कीवर्ड आपके सामने बना के रखो। जैसे यहाँ पे 2 एंड +5 मैंने बना के रखा है, 5+, तो क्या आपको सीरीज में ढूंढते वक्त ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो 2s ढूंढते चलो, तो ये एक नंबर हो गया आपका 2 8 8 ग्रेटर देन 5 है ना, तो ये फर्स्ट नंबर।
देन आपका ये वाला 2 रहा, ग्रेटर देन 5 है, 2 6, राइट, 2 नंबर मिल गए हमें। देन तीसरा वाला 2 यहाँ पे है जो कि लेस देन 5 है, तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2। तो ऐसे 2 2 आपको मिलेंगे जिसमें ग्रेटर देन 5 नंबर आगे वाला है। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए, अगेन बहुत इंटरेस्टिंग है, समझने में आपको हेल्पफुल होगा जो राइट लेफ्ट के सारे कंसेप्ट्स है। ओके, व्हाट विल बी द एडिशन ऑफ 4th 6th 11th डिजिट फ्रॉम द राइट एंड। ओके, अब राइट एंड लेफ्ट एंड क्या होता है, लेफ्ट एंड ये होता है, राइट एंड ये होता है। ओके, लेफ्ट मतलब लेफ्ट एंड मतलब आपका लेफ्ट, राइट एंड मतलब आपका राइट, एज सिंपल एज दैट। स्क्रीन में देखोगे तो आपके लेफ्ट साइड में जो होता है तो वो आपका लेफ्ट हैंड है, राइट साइड पे जो है वो आपका राइट हैंड है। ओके, तो यहाँ पे आपको पूछा गया है राइट हैंड से आपको जाना है कौन से डिजिट्स, 4th 6th एंड 11th। ओके, सो ये 1 2 3 4 मतलब ये वाला एक डिजिट हो गया, 5 6 मतलब ये वाला एक डिजिट, 7 8 9 10 11। ओके, तो कौन से डिजिट है, 7 + 4 + 1 विच इज 12। तो यहाँ पे मेरा आंसर सही होगा 12। ओके, किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, आई होप दिस इज क्लियर। और ये वाला क्वेश्चन, 4th वाला क्वेश्चन मैं चाहूंगा आप सारे के सारे सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। 3 क्वेश्चन जो मैंने आपको सॉल्व करके दिए इसी के रिगार्डिंग, इसी के कंसेप्ट के रिवॉल्विंग ये 4th क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था, एज इट इज क्वेश्चन मैंने लिया है। मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर दे। नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं, ब्लड रिलेशन। देखो, ब्लड रिलेशन वैसे भी आप सब लोग जानते होंगे कंफ्यूजिंग होते हैं ना, आप ये चीज़ें एक्सपीरियंस करते होंगे, फैमिली गैदरिंग्स में कभी मिलते हो, आपको किसी ने पूछ लिया कि आप बताओ बेटा मैं कौन हूँ, तो आप एनीवे चक्कर में पड़ जाते हो। तो वैसा ही कुछ ये वाला पार्ट आपको एग्जाम में भी तंग करता है। तो मैं कहूँगा कि अगर इसमें आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन करके रखनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ट्री डायग्राम बनाना पड़ेगा। ओके, देन साइंस फॉर जेंडर्स, जेंडर के लिए आप अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगे वो साइंस फिक्स करो। देन एवरी जनरेशन डिफरेंट लेयर, ये 3 गोल्डन रूल है, ये चीज़ें अगर आप समझ जाओगे ब्लड रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ब्लड रिलेशन के ऊपर मैंने सेपरेट लेक्चर लिया हुआ है जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको दे दूंगा, वो एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। बेसिक सी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। लेट्स सी कि अगर यहाँ पे मैंने कहा ए इज़ फादर ऑफ बी, ओके, ए इज़ फादर ऑफ बी, तो ए ग्रेटर जनरेशन से है और बी यहाँ पे रहेगा, मैं नीचे रखूँगा क्योंकि ए फादर है ना। कोई भी आपको जो सही लगे वो ले लो, मैं कहता हूँ मेल प्लस में लूँगा मैं और फीमेल जो है वो माइनस में लूँगा। तो ए इज़ फादर, तो ए प्लस के साथ मैंने डिनोट किया है ताकि आपको आंसर में अगर जेंडर पूछा जाए कि ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है, तो इसमें कुछ आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो साइंस भी साथ साथ देते चलिए ताकि आपकी एक्यूरेसी और मेंटेन रहे। ओके, नेक्स्ट पार्ट की और हम चलते हैं, वर्ड फॉर्मेशन। ये एक अगेन 1 मार्क के लिए पूछा जाने वाला बोनस क्वेश्चन है, मैं कहता हूँ इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सा क्वेश्चन आता है, बस ठंडे दिमाग से सोचना है आपको कि कितने वर्ड बनते हैं, इतना सा पार्ट आपको पूछा जाता है। हाउ मेनी वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द 1st 3rd 8th एंड 9th लेटर ऑफ द वर्ड नेबर बाय यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस। एक लेटर एक बार ही यूज करके कितने मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हो आप। ओके, तो फर्स्ट कौन सा है आपका एन, थर्ड कौन सा आपका आएगा आई, ओके, देन आपको 4 5 6 7 8 मतलब यू और आर 9th है ना। ऐसे 4 अल्फ़ाबेट्स आपके सामने आते हैं, तो इससे मीनिंगफुल वर्ड कौन सा बन सकता है, एक ही मुझे दिखता है विच इज रून। ओके, RUIN, रूनिंग, राइट। ये इसका मीनिंग आपको पता ही होगा, रूनिंग माई लाइफ, रूनिंग योर लाइफ वगैरह वगैरह जो कहते हैं वो वाला रून। ओके, सो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। ये आपका वोकेबलरी के ऊपर ज़्यादा बेस्ड है, रीजनिंग से ज़्यादा आपको अल्फ़ाबेट्स देख के समझ में आना चाहिए कि कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बनते हैं। ईजी है, नथिंग एल्स। नेक्स्ट पार्ट जो है मैं कहूँगा बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन इसे सॉल्व करने का अगर सही तरीका नहीं पता है तो बेवजह आप टाइम वेस्ट कर दोगे। ओके, मैं इसे इस तरीके से करता हूँ, आपके सामने वर्ड है CAPABILITY। ओके, कैपेबिलिटी एक वर्ड आपके सामने दिया है, आपको पूछा गया है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द मीनिंगफुल वर्ड कैपेबिलिटी। एक वर्ड दिया गया है, ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने उनके बीच में लेटर होते हैं उतने ही लेटर
ऐसे कौन से पेयर्स में है जो कि इस वर्ड में दिया गया है। ओके, तो इसे सिंगल सिंगल देखने की वजह सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ। सी के बाद क्या आता है? डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल। कुछ मैच कर गया? नहीं ना, सबका सूत्र अलग दिख रहा है, कुछ मैच नहीं किया जिससे मैंने कहा। देन यहाँ पे देखते हैं ए, उसके बाद बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। कुछ कर रहे हैं मैच? नो, राइट। तो इसे भी कोई ए से लेके कोई हमें पेयर अभी तो नहीं दिख रहा है। देन पी के बाद पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू। नो, है ना। देन यहां पे देखो इस पर्टिकुलर पार्ट में, ओके, सो ये वाला पार्ट हम देखेंगे। आपको फिर यहां से देखो ए और उसके बाद बी, है ना, ए बी, तो ये एक पेयर मुझे मिल गया जिसमें उतने ही अल्फाबेट है जितने कि इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं। ए बी, उसके बाद सी, डी, ई, एफ, जी। कुछ मिला मीनिंगफुल? नो, है ना। तो ये वाला पार्ट मैं यहीं पे छोड़ दूंगा। तो ए बी एक पेयर हमें मिल गया, एक पेयर मिल गया अल्फाबेट्स का। देन यहां से बी, सी, डी, ई, एफ, जी। कुछ मिला कॉमन? नो, है ना। देन नेक्स्ट देखते हैं आई, जे, के, एल, एम। कुछ कॉमन मिलता है? नो, छोड़ दो इसे, राइट। देन एल, एम, एन, ओ। कुछ मिला कॉमन? नो। देन आई, जे, के, टी, यू। नहीं, है ना। ये वाला पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। अभी हमने फॉरवर्ड तरीके से देखा, बैकवर्ड तरीके से एक बार देखते हैं कुछ कॉमन आता है क्या। वाई, उसके बाद क्या आता है? जेड। आगे क्या लोगे? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। ओके, कुछ कॉमन नहीं है। टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ए। ओके, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड और उसके बाद ए। तो मैं ये कहूँगा कि टी और ए ये एक ऐसा आपको पेयर मिल सकता है जिसमें उतने ही अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स है जितने कि एक सीरीज में होते हैं, राइट। देन आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, राइट। देन एल, एम, एन, ओ, पी। क्लियर है? तो यहाँ पे एल, एम, एन, ओ, पी, तो आपको एल और पी ये भी एक अल्फाबेटिकल पार्ट मिल जाएगा जो कि एज इट इज है, कॉमन है, राइट। समझ में आ रहा है? देन आई, जे, के, एल, एम, एन, यहाँ पे भी कुछ नहीं है कॉमन। बी, सी, डी, ई, एफ नहीं है। ए, बी, सी, डी, पी, क्यू, आर एंड देन ए, बी। ओके, तो आपको तीन ऐसे पेयर मिल गए जिनमें उतने ही अल्फाबेटिकल लेटर है। कौन से? ए बी पहला वाला, दूसरा वाला टी ए। ओके, कहाँ से? ये कैपेबिलिटी टी जो है यहाँ पे। देन टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड यहाँ पे खत्म होता है। देन ए। ओके, तो ये वाला एक। देन एल, एम, एन, ओ, पी। तो ये तीन पेयर आपको मिल गए। इतने आसानी से करना है। आप इसे ए बी सी डी गा के इस तरीके से आराम से आंसर निकाल सकते हो, कुछ भी दिक्कत नहीं है। ओके, 1 मार्क के लिए पूछा जाता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हार्डली 10 to 20 सेकंड्स में आपका आंसर आना चाहिए। मैं आपको समझाने के लिए स्लो स्पीड से कह रहा था। ए बी सी डी आप बहुत तेज कह सकते हो, है ना, बचपन से वही सीखते आ रहे हैं हम लोग। देन पजल्स। ओके, लिसन टू मी केयरफुली। ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड मैटर करेगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कितने अलर्ट हो। ओके, इसको मैंने पर्टिकुलरली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है जिसके ऊपर आपका पजल सॉल्यूशन डिपेंड करेगा। फर्स्ट पार्ट इज चूजिंग द राइट पजल। पजल आपके सामने है, ही सबसे पहले आपको पजल पढ़ते ही समझ में आना चाहिए क्या इसका आंसर मैं बना सकता हूं या नहीं। इस तरह के क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस किए हैं या नहीं। अगर आपने प्रैक्टिस किया है तभी उसे पहले शॉर्ट में सॉल्व कीजिए, नहीं तो अभी नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले करो। ओके, देन की पॉइंट्स टू नोटिंग डाउन। ओके, नोटिंग डाउन सबसे पहले यूजुअली क्या होता है, पजल्स में डायरेक्ट लिंक्स आपको नहीं दिए जाते, हर बार आप डायरेक्टली प्लेस नहीं कर पाओगे एलिमेंट्स। तो
तो ऐसे एलिमेंट्स जो आप अभी डायरेक्टली प्लेस नहीं कर सकते हो, कहीं ना कहीं साइड पे छोटे से वर्ड्स में लिखो। पजल कैसे सॉल्व करना है उसका भी मैंने लेक्चर बनाया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा कि आपको शॉर्ट में कैसे नोट्स बनाने हैं साइड में, ताकि आपको आगे पढ़ते वक्त जो डेटा मिलता है फिर से क्वेश्चन जो बार बार पढ़ना पड़ता है वो आपका एफर्ट्स बच जाएगा। अगर आप साइड में कहीं ना कहीं नोट डाउन करना सीख लोगे। देन लिमिटिंग द टाइम, रिस्ट्रिक्ट करो टाइम, एक पजल को कितना टाइम देना चाहिए। देखो प्रीलिम्स में अटेम्प्ट कैसे करना है, पजल्स के लिए कितना टाइम एलोकेट करना है, उसके ऊपर भी मैंने लेक्चर बनाया हुआ है। मेरे हिसाब से हर एक पजल को डिफरेंट अप्रोच रहता है। हार्डली 2 to 3 मिनट्स में एक पजल सॉल्व होना चाहिए, पर्टिकुलरली IBPS क्लर्क प्रीलिम का। उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं अगर आप टाइम देते हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपका टाइम निकले जा रहा है लेकिन आपका अरेंजमेंट नहीं बन रहा है, स्किप द क्वेश्चन। ओके, लास्ट स्टेप, स्किप द क्वेश्चन। क्वेश्चन कंप्लीटली स्किप कर दो, क्योंकि उसी क्वेश्चन का आंसर निकालते निकालते आप में से बहुत लोग जो ये सेकंड थर्ड टाइम IBPS क्लर्क का प्रीलिम्स दे रहे हो उनको समझ में आएगा। आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाते हो, उसका तो आंसर निकलता नहीं, उस चक्कर में जिसका आप सॉल्व कर सकते हो वो भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाते। तो ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आपको 2-3 मिनट बाद भी लग रहा है कि इसका अरेंजमेंट नहीं बन रहा है, स्किप कर दो, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर फोकस करो जिससे आपका स्कोर बढ़ सकता है। ओके, एंड फाइनली जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताया था उसके आंसर मैं बताऊंगा। देखो स्टेटमेंट को अच्छे से समझो। A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, ये स्टेटमेंट है। ओके, तो आपको ये जो कंक्लूजन दी है फर्स्ट क्वेश्चन में, A ग्रेटर देन C, A लेस देन और इक्वल टू C, A इक्वल टू C, ये 3 कंक्लूजन दिए गए। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, A और B में कुछ रिलेशन नहीं है, नॉट ग्रेटर है। ओके, नॉट इक्वल टू बताया गया है। नॉट इक्वल टू का क्या मतलब होता है? कुछ भी हो जाए इक्वल नहीं है ना। मतलब क्या, A एक तो B से बड़ा होगा या फिर A B से छोटा होगा। A नॉट इक्वल टू B का क्या मतलब होता है? एक तो A ग्रेटर देन B होना चाहिए या फिर A लेस देन B, दोनों में से एक कुछ तो होना चाहिए, है ना। मतलब एग्जैक्ट हम नहीं कह पा रहे। तो अगर A और B में ही रिलेशन नहीं है तो A और C में क्या रिलेशन एस्टेब्लिश करोगे आप? अगर कुछ स्पेसिफिक रिलेशन नहीं आप बना सकते हो तो क्या बन सकता है? 3 रिलेशन बन सकते हैं कभी भी 2 एलिमेंट्स के बीच में, A ग्रेटर देन C, A लेस देन C या फिर A इक्वल टू C। इसके बाहर कुछ रिलेशन बन सकता है 2 एलिमेंट में, एक तो बड़ा होगा, छोटा या फिर इक्वल, है ना। तो ऐसे ऑप्शन जो ये तीनों की तीनों पॉसिबिलिटी कवर करते हैं वो वाला आपका सही आंसर होगा। तो मैं यहाँ पे कहूँगा आइदर 1 और 2। समझ में आ रहा है आइदर 1 और 2? क्योंकि 1 में ग्रेटर देन की पॉसिबिलिटी कवर है और सेकंड में लेस देन और इक्वल टू दोनों कवर्ड है। तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज जहां पे है तो A और C में इससे अलग क्या रिलेशन बन सकता है या फिर इससे ज्यादा क्या हो सकता है, राइट। तो A ग्रेटर देन C और A लेस देन और इक्वल टू C, तीनों पॉसिबिलिटीज कवर करता है। तो आपका यहां पे राइट आंसर होगा A 1 and 2, आइदर 1 और 2। ओके, दोनों फॉलो करेंगे आइदर 1 और 2, जिसमें तीनों की तीनों पॉसिबिलिटीज कवर होती है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि A और B में रिलेशन दिया गया है। ध्यान से देखो, A और B में रिलेशन दिया गया है, A ग्रेटर देन B, A लेस देन और इक्वल टू B, A लेस देन B। मैंने सबसे पहले ही इसका आंसर आपको दे दिया है बिफोर द फर्स्ट क्वेश्चन एज वेल कि A नॉट इक्वल टू B है। तो क्या हो सकता है? एक तो A ग्रेटर देन B होगा या फिर A लेस देन B होगा, बराबर है। तो यहां पे आपका आंसर होगा आइदर 1 और 3। क्लियर है? आई होप ये सबको क्लियर होगा। जिन लोगों का आंसर सही आया है क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई वुड बी रियली हैप्पी टू नो कि आप में से कितने लोगों ने सही सॉल्व किया है। ओके, आप लोगों के एग्जाम्स बहुत नज़दीक है, जी जान से मेहनत कीजिए। ये वाला वक्त आपको बाद में नहीं आएगा। एग्जाम के जो अभी के दिन होते हैं वो आपका हाई वोल्टेज टाइम है। दिन रात एक कर दीजिए, जितनी हो सकते हो मेहनत कीजिए, जितना कुछ अभी भी बाकी है उतना सब कुछ सीख लीजिए and perform your best and have a massive success in your exam. Okay, I wish you all the best guys. Be focused, be prepared, and most of all be happy in your process of preparation. Thank you all.